हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वह फिनोमेनन होता है जिस फिनोमेनन में कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफर करता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करने का एबिलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड कहलाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट उस लाइट को बोलते हैं जिस लाइट का वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होता है। किसी ऑर्डिनरी लाइट से जो लाइट इमिट होते हैं, किसी ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से जो लाइट इमिट होते हैं, वह लाइट कई सारे प्लेन में वाइब्रेट करता है। लेकिन जब आप उसको पोलराइजर से पास कराते हैं, लाइक निकोल्स प्रिज्म से पास कराते हैं, तो इनका वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होने लग जाता है। और जब लाइट का वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होता है, हम लोग उसी लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिस प्लेन में वो वाइब्रेट करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोग ऑर्डिनरी लाइट से ही बनाते हैं। जब ऑर्डिनरी लाइट जिसका वाइब्रेशन कई सारे प्लेन में होता है, उसको हम लोग पोलराइजर के थ्रू पास कराते हैं, निकोल्स प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको ऑब्टेन होता है। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं, जिस सॉल्यूशन में यदि कायरल मॉलिक्यूल है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो वो उस लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर सकता है। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, हम लोग ऐसे सब्सटेंस को डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, हम लोग उस सब्सटेंस को लीवो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। तो इस तरह की सारी बातों को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाले हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें बेसिक बातों से शुरू करना होगा। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे कायरल कार्बन एटम से। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे कायरल कार्बन एटम से। हम लोग इस बातों को शुरू करेंगे कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम बोलते हैं उस कार्बन एटम को which remain attached to 4 different atoms और ग्रुप्स। जब कोई कार्बन 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़ा होगा, तो हम लोग उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। जैसे आप देखिए इस कार्बन को, यह कार्बन आपको ए, बी, डी और ई से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये चारों ग्रुप जो इससे जुड़े हुए हैं, ये 4 एटम या 4 ग्रुप जो जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, वह सब के सब डिफरेंट है। हम लोग इस कार्बन को क्या बोलते हैं? इस कार्बन को कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। बहुत से ऐसे कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन एटम का प्रेजेंस होता है। जैसे में आप देखिए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में आपको एक कार्बन के साथ में एक COH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, एक CH3 ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप जुड़े होते हैं। COH, CH3, हाइड्रोजन और OH 4 डिफरेंट ग्रुप लैक्टिक एसिड में जुड़े होते हैं। तो लैक्टिक एसिड में आपको कार्बन एटम के साथ में 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं। अब इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कार्बन एटम को कायरल कार्बन एटम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों के चारों ग्रुप जो जुड़े हुए हैं या डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप है COH जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा ग्रुप है CH3, तीसरा है हाइड्रोजन एटम और चौथा OH ग्रुप। और जब कोई कार्बन एटम 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ में जुड़ता है, यानी कि जब कोई कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है और ये चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो आप समझिए वो कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है। तो यहाँ पर यह भी जरूरी है कि यह कायरल कार्बन एटम जो होते हैं ये sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होता है। ये कार्बन एटम जो है ये sp3 हाइब्रिड होता है। कायरल कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं इसमें, तभी वो 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन एटम होते हैं वह मॉलिक्यूल जनरली कायरल होता है। समटाइम्स कायरल कार्बन एटम होने के बाद भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं, मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाते हैं। और ये तब होता है जब उस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या किसी भी तरह का सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो।
मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है वह प्लेन, वह समतल जो मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के जैसा ऑब्जर्व हो, एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखे। इस मॉलिक्यूल में, लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल में ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहां से आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। कहीं से भी आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो सभी तरफ का दो पार्ट जो बनेगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्ट जो बनेगा वो एक दूसरे के जैसा ऑब्जर्व नहीं होगा। किसी तरफ CH3 चले जाएंगे, किसी तरफ COH हो जाएंगे, किसी तरफ OH ग्रुप हो जाएगा, किसी तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसको आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे और दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने पर दो आइडेंटिकल मिरर इमेज बन जाएगा, जो इक्वल हाफ बनेगा वो एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखेंगे, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन इस मॉलिक्यूल में कोई ऐसा सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं है। हम लोग इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। किसी कंपाउंड के कायरलिटी को समझने के लिए हमें उसमें यह पता करना होता है कि उसमें किसी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखिए एक बॉल है, इस बॉल को हम लोग दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। किसी बॉल को, फुटबॉल को, वॉलीबॉल को, क्रिकेट बॉल को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के जैसा ही आपको दिखेगा। इस प्लेन से आप दो इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल हाफ एक जैसा ही दिखेगा। हम लोग इस प्लेन को क्या बोलते हैं? इस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक उसी तरह का प्लेन यदि किसी मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व हो जाए और उसमें एक या उससे ज्यादा कायरल कार्बन एटम हो, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के केसेस में या किसी भी तरह के सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी होने के केसेस में हम लोग उस मॉलिक्यूल को कायरल नहीं कहते हैं, वो मॉलिक्यूल ए कायरल हो जाता है, वो सिमेट्रिकल हो जाता है। कायरल मतलब एसिमेट्रिकल और ए कायरल मतलब सिमेट्रिकल। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसमें एक CH ग्रुप है, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ भी एक OH ग्रुप जुड़ा है और इस पर एक COOH ग्रुप जुड़ा है। अब इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कार्बन भी कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि ये दोनों कार्बन आपको sp3 हाइब्रिड कार्बन है जिस पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड बन रहा है CH ग्रुप के साथ, दूसरा बॉन्ड बन रहा है OH ग्रुप के साथ, तीसरा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ और चौथा बॉन्ड बन रहा है इस पूरे ग्रुप के साथ। तो चारों तरफ के जो सीन है यहाँ डिफरेंट है। जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं या चार एटम जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट जुड़े हुए हैं। हम लोग इस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक उसी तरह से आप जब इस कार्बन को देखिए तो यहाँ भी आपको एक OH ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH ग्रुप जुड़ा है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन भी कायरल कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन भी कायरल कार्बन, क्योंकि यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। इस दोनों ही कार्बन पे चार ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं, तो इस दोनों कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। इस प्रोजेक्शन को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के क्रॉस पे कायरल कार्बन एटम को दिखाते हैं। जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्रॉस करता है वहां पर हम लोग कायरल कार्बन एटम को शो करते हैं और बाकी का जो ग्रुप इस पर जुड़ा है उसको हम लोग इन सभी पोजीशन पर दिखाते हैं कौन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड आपको दिखाया गया जिसमें आपको दो एंड पर CH ग्रुप जुड़ा हुआ है और बाकी का जो बीच वाले जो कार्बन एटम है इस पर आपको दो हाइड्रोजन एटम और दो H ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसमें एक ऐसा सिमेट्रिकल प्लेन है जो सिमेट्रिकल प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। हम लोग इस प्लेन को क्या बोलते हैं? इस प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में क्योंकि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है और दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखता है, हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल नहीं कह सकते हैं। कायरल मॉलिक्यूल इसी को कहेंगे जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। कायरल कार्बन एटम भी होगा और उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो कायरल कार्बन एटम के बारे में ये याद रखना है कि कायरल कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होता है, उसके चार सिंगल बॉन्ड बनते हैं चार डिफरेंट एटम या चार डिफरेंट ग्रुप के साथ। कायरल मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसमें कायरल कार्बन एटम का प्रेजेंस होने के बाद भी उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है या कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, किसी भी तरह का आपको काइंड ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होता है।
तो कायरलिटी की बातों को समझने के बाद अब हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है उसको समझते हैं। एक ऑर्डिनरी लाइट जो किसी इमिटिंग सोर्स से इमिटेड होते हैं, यह कई सारे प्लेन में वाइब्रेट करता है। लेकिन जब इस लाइट को हम लोग निकोल्स प्रिज्म से पास कराते हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म, इसको पोलराइजर बोलते हैं। अब इनका वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होने लग जाता है। और ऐसे लाइट को जिनके वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होते हैं, आप इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं इसको, या पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं जिसका वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होता है। ये एक ऑर्डिनरी लाइट है जिसके वाइब्रेशन आपको दिखाए जा रहे हैं, कई सारे प्लेन में होते हैं, इनका बहुत सारे प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है। लेकिन जब इनको हम लोग निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं, मतलब एक प्लेन में अब इनका वाइब्रेशन होता है। आप इस लाइट को क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम लोग एक सॉल्यूशन के थ्रू पास कराएंगे, जिस सॉल्यूशन में कायरल मॉलिक्यूल मौजूद हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम एक सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं जिस सॉल्यूशन में कायरल मॉलिक्यूल्स मौजूद है, इसमें एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के थ्रू इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं। और यहाँ पर आपको एक टेलीस्कोप लगा होता है, इस टेलीस्कोप से ऑब्जर्वर क्या करता है? इसको ऑब्जर्व करता है। तो ये प्लेन जो है, जिस प्लेन में ये वाइब्रेट कर रहे हैं, अब इनका प्लेन टर्न करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनके प्लेन टर्न करते हैं, हम लोग ऐसे सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। और यदि इनके द्वारा प्लेन टर्न नहीं हो पाता है, जो भी सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट है वह इस लाइट के प्लेन को लेफ्ट या राइट, इट मीन्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और इनएक्टिव सब्सटेंस दो तरह के आपको ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं यह दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को टर्न कर सकता है, और दूसरे होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो प्लेन को टर्न नहीं कर पाता, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को टर्न नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं। एक टाइप प्लेन को राइट साइड में टर्न करता है, इसको बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरे सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन को लेफ्ट साइड में टर्न करता है, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लीवो रोटेटरी को माइनस साइन से या एल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा और माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सब्सटेंस के द्वारा लाइट का रोटेशन पॉसिबल होगा। तो प्लस और माइनस जब लिखते हैं तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होंगे? आपको बताया गया कि जब कंपाउंड कायरल होते हैं, जब कंपाउंड के मॉलिक्यूल कायरल होते हैं तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कायरल होने का मतलब हो गया कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम का प्रेजेंस होना, और कायरल होने का मतलब हो गया उसमें किसी भी तरह का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी टाइप ऑफ सिमेट्री नहीं होना, एनी काइंड ऑफ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं होना, लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री का नहीं होना, सेंटर ऑफ सिमेट्री का नहीं होना। जब कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको कायरल बोलते हैं, और उसमें कायरल कार्बन एटम भी होना चाहिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री आप समझ चुके हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे आप देखें ये एक क्यूब है, इस क्यूब को हम लोग एक प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में। यहाँ पर हम लोग एक ऐसा प्लेन बना रहे हैं,
इस क्यूब में एक ऐसा प्लेन, एक इमेजिनरी प्लेन सोचिए, जो इमेजिनरी प्लेन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जो इमेजिनरी प्लेन, ये देखिए, ये ऐसा प्लेन है जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। इधर का हाफ और इधर का हाफ एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब हो गया इस क्यूब में एक ऐसा पॉइंट जहां से आप किसी भी तरफ देखें तो आपको सिमिलर ग्रुप अपीयर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको जो ग्रुप यहाँ दिखता है, ठीक 180 डिग्री एंगल पर हम लोग देखें तो सेम ग्रुप यहाँ पर दिखेगा। जो ग्रुप यहाँ पर ए दिख रहा है तो यहाँ भी ए दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पे यदि हम लोग बी ग्रुप को देख रहे हैं तो 180 डिग्री एंगल पर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी आपको बी ग्रुप दिखेगा। तो ऐसे पॉइंट को, जिस पॉइंट पर आप खड़े हो जाए और 180 डिग्री पर टर्न करते हैं तो दो सेम ग्रुप अपीयर होता है। 180 डिग्री एंगल पर दो सिमिलर ग्रुप मिलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो जब सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी कंपाउंड में नहीं होता है, देन वो कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। वो कंपाउंड कायरल होते हैं और कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल मतलब एसिमेट्रिकल। जब कंपाउंड पूरी तरह से एसिमेट्रिकल होगा, जब उसमें किसी भी तरह का सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा, उसमें कायरल कार्बन एटम होंगे, उसमें एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होंगे, और ना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, उसमें किसी भी तरह का सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो हम लोग उस कंपाउंड को एसिमेट्रिकल बोलते हैं। इट मीन्स कायरल बोलते हैं। और कायरल कंपाउंड होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, हम लोग इसको नोट करेंगे। कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, फर्स्ट, compounds have chiral carbon, एटम और एटम्स, एक एटम या एक से ज्यादा एटम। कंपाउंड्स do not have any kind of symmetry like plane of symmetry। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आपको बताया गया कि जो प्लेन किसी मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और कायरल एटम का, कायरल कार्बन एटम का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल कायरल हुआ। और कंप्लीटली जब वो मॉलिक्यूल कायरल होगा, कंप्लीटली जब वो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। अब लैक्टिक एसिड जो है, इसमें आपको कार्बन के साथ में एक CH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक OH ग्रुप जुड़ा है और एक CH3 ग्रुप जुड़ा है। ये कंपाउंड कायरल है। इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिससे आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इसका जो मिरर इमेज होगा, इट मीन्स ऐसे ही कोई दूसरे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे जो इसके मिरर इमेज की तरह दिखेंगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर इसका सेम है और ये एक दूसरे का मिरर इमेज की तरह दिख रहा है। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इसको बोलते हैं इनेंशियोमेरिज्म। इनेंशियोमेरिज्म या इनेंशियोमर बोलते हैं। इसका आइसोमर को क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर। और इस फिनोमेनन को बोलते हैं इनेंशियोमेरिज्म, जिसमें ये दोनों कायरल मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। जैसे आप अपने बाएं हाथ के ग्लोब्स को दाएं हाथ में नहीं लगा सकते और दाएं हाथ के ग्लोब को बाएं हाथ में नहीं लगा सकते। ठीक उसी तरह से ये दोनों क्या है? आपको ये सिमेट्रिकल है, ये दोनों कायरल मॉलिक्यूल है और ये एक दूसरे के अपोजिट मिरर इमेज के रूप में, जैसे बायां हाथ और दाएं हाथ अपोजिट मिरर इमेज की तरह है। तो बाएं हाथ का ग्लोब दाएं हाथ में नहीं लगा सकते और दाएं हाथ का ग्लोब बाएं हाथ में नहीं लगा सकते। ठीक उसी तरह से ये दोनों अपोजिट मिरर इमेज है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर पोज नहीं करेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। तो वैसे कायरल मॉलिक्यूल जो मिरर इमेज होते हैं, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर
इमेज। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो बिल्कुल एक तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करे, एग्जैक्टली इसको इसके ऊपर आप प्लेस करके देखिएगा तो एग्जैक्टली वो जैसे बाएं हाथ के ग्लोब को आप दाएं हाथ में लगाइएगा तो नहीं आ पाएगा, उसी तरह से आप इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर। जबकि ये मिरर इमेज की तरह दिख रहा है, जैसे बाएं हाथ और दाएं हाथ मिरर इमेज की तरह दिखता है, लेकिन वो अपोजिट है, वो डिफरेंट ओरिएंटेशन में। ठीक उसी तरह से ये दोनों भी डिफरेंट ओरिएंटेशन में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो हम लोग ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और ये जो आइसोमर है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर। इस इनेंशियोमर को शो करने वाले जो कंपाउंड है ना, इनेंशियोमर जो हैं एडवेंस इस फिनोमेनन को जो शो कर रहे हैं, इनेंशियोमेरिज्म को जो शो कर रहे हैं, हम लोग इसको इनेंशियोमर बोलते हैं। और इस फिनोमेनन को इनेंशियोमेरिज्म बोलते हैं। इस फिनोमेनन में कंपाउंड एक दूसरे के आइडेंटिकल मिरर इमेज की तरह होते हैं लेकिन वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो इनेंशियोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इनेंशियोमेरिज्म is a phenomenon in which compounds are non-super impossible mirror image। जब कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनेंशियोमेरिज्म कहते हैं इस फिनोमेनन को, और इसे कंपाउंड को इनेंशियोमर बोलते हैं। एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स। ऐसे कंपाउंड को इनेंशियोमर बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लैक्टिक एसिड वाला भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये मिरर इमेज की तरह है, एक दूसरे का मिरर इमेज है ना, लेकिन यह अपोजिट है स्ट्रक्चर में, और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इसमें कायरल कार्बन एटम है, यहाँ भी कायरल कार्बन एटम है, इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड इनेंशियोमर्स। और इस आइसोमर को यदि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में टर्न करता है, यदि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा, इसको हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, इसको हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लस साइन और माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करते हैं, जबकि दूसरे कंपाउंड जो इसके अपोजिट मिरर इमेज हैं, यह लाइट के प्लेन को लेफ्ट साइड में इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। प्लस का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस का मतलब क्या हो गया, लीवो रोटेटरी। तो प्लस साइन के बाद हम लोग इसका नेम लिखते हैं, दैट इज व्हाट, लैक्टिक एसिड, और माइनस साइन के बाद इसका नेम लिखते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड। अब यदि हम लोग इस दोनों आइसोमर को मिक्स करते हैं इन द सेम क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी, यदि डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर और लीवो रोटेटरी आइसोमर, इट मीन्स दोनों इनेंशियोमर को मिक्स कर दें इक्वल अमाउंट में, तो फिर ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इट मीन्स 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% लीवो रोटेटरी आइसोमर को मिक्स कर दिया जाए, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन बराबर होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, और इसलिए ये ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देता है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, जिसमें दोनों आइसोमर का इक्वल अमाउंट होता है। रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं डीएल मिक्सचर को। यह डीएल मिक्सचर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। ये लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं कर सकता है, जिसमें क्या क्या रहता है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर which contain
50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 50% लीवो रोटेटरी आइसोमर्स। जब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आइसोमर 50-50% होगा, दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन का पावर इक्वल होने के कारण ये नेट रोटेशन को कैंसिल कर देता है। इस कैंसिलेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल कैंसिलेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ लाइट। तो रेसिविक मिक्सचर जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कैंसिलेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ लाइट। अब एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड, मीजो फॉर्म। यह वो फॉर्म होता है जिस कंपाउंड में, जिसके मॉलिक्यूल में आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और उस प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण रोटेशन ऑफ लाइट कैंसिल हो जाता है। मॉलिक्यूल के हाफ पार्ट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करने के लिए कैपेबल होते हैं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण नेट रोटेशन कैंसिल हो जाता है। तो आप लोग ऐसे कंपाउंड का नाम क्या देते हैं? मीजो, मीजो फॉर्म। जैसे में आप देखें यहाँ पर आपको ये टार्टेरिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड का ये फॉर्म जिसमें दोनों OH ग्रुप सेम साइड में है और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है और यहाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर आपको कायरल कार्बोनेटम है, यहाँ भी कायरल कार्बोनेटम दिख रहे हैं, दोनों ही कायरल कार्बोनेटम है जिस पर चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण यदि ये हाफ पार्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के प्लेन को टर्न करता है और दूसरा हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न करता है तो नेट रोटेशन कैंसिल हो जाते हैं लाइट का। और जब लाइट के नेट रोटेशन कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोग इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो। इस फॉर्म को बोलते हैं मीजो फॉर्म, मीजो कंपाउंड इसको बोलते हैं। तो इसका नाम होता है टार्टेरिक एसिड। तो टार्टेरिक एसिड का जो ये मीजो फॉर्म है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है और ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हम लोग इसको मीजो बोलते हैं। और मीजो लिखने के बाद इसका नेम लिखते हैं दैट इज टार्टेरिक एसिड। ये इंडिकेट करता है कि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके बाद एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर बोलते हैं कोई से आइसोमर को जो आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के होते हैं। आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ऑलवेज। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले ऐसे आइसोमर जो आपको एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन सकता है, तो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन सकता है, या नन सुपर इम्पोजेबल या सुपर इम्पोजेबल वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर चाहे नन सुपर इम्पोजेबल हो या सुपर इम्पोजेबल हो, ये मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तब इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टेरियोमर। जैसे आप देखें यहाँ पर क्या है? COH, टार्टेरिक एसिड का ये फॉर्म है, ये भी है COH। यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है, यहाँ एक OH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। और इसका मिरर इमेज देखिए ये बना रहे हैं हम लोग, मतलब इट मीन्स इसका एनेंशियोमर बना रहे हैं जो जस्ट इसका मिरर इमेज है। इसमें आपको CH ग्रुप हो गया और यहाँ CH ग्रुप हो गया, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। ये दोनों आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट के रोटेशन कराते हैं, लाइट के प्लेन को टर्न करते हैं। लेकिन यदि हम इसके बगल में मीजो फॉर्म बना दें तो यह मीजो फॉर्म क्या हो जाएगा? यह मीजो फॉर्म, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। एक प्लस टार्टेरिक एसिड है, एक माइनस टार्टेरिक एसिड है, ये दोनों इनेंशियोमर हैं। ये नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, आप इसको इनेंशियोमर बोलते हैं। लेकिन आपको मीजो फॉर्म जो होता है ये आपको मिरर इमेज नहीं हो सकता है, आइदर ऑफ द प्लस और ऑफ द माइनस। इस प्लस वाले का या माइनस वाले का स्ट्रक्चर देख लीजिए और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। इसके सामने मिरर लगाएंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, इसके सामने मिरर लगाएंगे तो ऐसा नहीं बनेगा। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड और थर्ड,
ये दोनों डायस्टेरियोमर कहलाते हैं। तो ऐसे आइसोमर, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म का जो प्रॉपर्टी है, जो कहानी है, वो आपको बता दिया। आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे और वो होगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक डेली पहुंच पाएंगे। थैंक यू।